और जब मैं प्रोटॉन के लिए लिखूंगा तो प्रोटॉन का मास है m और काइनेटिक एनर्जी है उसकी k, तो सिंगल टर्म आएगा। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और अगर सरफेस 100% एब्जॉर्बिंग होती तो केवल इतना फर्क पड़ता, ये जो मोमेंटम चेंज लिखा था यहाँ 2 का टर्म नहीं आता। सेम इंटेंसिटी और लोअर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए तो ग्राफ यहां से कहीं से शुरू होगा और इसी को एसिम्पटोट की तरह लेगा। ऐसे करके कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एनर्जी से भरपूर होंगे। एग्जाम बहुत करीब आ रहा है। कंसोलिडेट, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सारे टूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, राइट। तो भाई आज माइंड मैप सीरीज में हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आरामदायक टॉपिक है, आपको कम से कम एक क्वेश्चन इस पर दिखेगा और बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी इस माइंड मैप से फटाफट मैं आपको जो बेसिक बातें हैं वो बता दूंगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये शर्तिया है। तो मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में मेरे सभी प्यारे प्यारे मेहनती बच्चों का, जो दिन रात एक कर रहे हैं, जो ताकत से लगे हुए हैं और जनवरी अटेम्प्ट में ही फोड़ देने का जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि जनवरी अटेम्प्ट में ही हम 99 परसेंटाइल प्लस ले आएंगे, उन सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रयास के मेरे सारे बच्चे, लक्ष्य के मेरे प्यारे बच्चे और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 2024 जनवरी अटेम्प्ट एम कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज चल रही है, उनके लिए एक तरह का हेल्पिंग हैंड है। तो फटाफट क्रिस्प रिवीजन और रेलेवेंट क्वेश्चंस, क्रिस्प रिवीजन, रेलेवेंट क्वेश्चंस कम से कम समय में, ये हमारा मोटो है भाई साहब। तो चलो शुरू करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत ही कम रह गया है हमारे पास, तो आइए फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है इस टॉपिक से। मॉडर्न फिजिक्स एक अच्छा एरिया है, कई सारे टॉपिक हैं जिसमें, और ओवरऑल मिलाकर अगर देखें, पूरे मॉडर्न फिजिक्स से देखें तो आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पेपर में दिखाई देंगे। उनमें से एक क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देगा। इस टॉपिक में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, इस टॉपिक में दो सब टॉपिक हैं। एक तो मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक एक करके मैं दोनों की तरफ चलूंगा, एक एक करके दोनों को लूंगा। तो मैटर वेव्स जो बहुत ही आसान है की बात है, और दूसरी जो चीज है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों ही बहुत आसान चीजें हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा सिलेबस की बाउंड्री है वो बहुत ही रिजिड है, हेंस 12th के लेवल तक हमें चीजों को रखते हुए इनको पढ़ना है। तो बहुत सुपरफिशियल है, दैट मीन्स कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, सीधे सीधे वो पूछ लेगा आपसे, बिल्कुल नहीं घुमाएगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा एरिया है जहां पर गारंटी ली जा सकती है कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। केवल आपको इतना करना है कि बस इसकी रेलेवेंट थ्योरी देख लीजिए और PYQ कर लीजिए, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। तो मैटर वेव्स आ जाइए जरा शुरू करें। पहला जो हमारा सब टॉपिक है मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स की क्या कहानी है? मैटर वेव्स की कहानी है, और जमाना उस समय का है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी थी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पूरा बताया है। उसका माइंड मैप आप देखिएगा कि पूरी स्टोरी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। मुद्दे की जो बात है वो ये है कि मैटर वेव की जब कहानी आई तो उससे पहले फोटोन थ्योरी आ चुकी थी। फोटोन की कहानी हमें समझ में आ चुकी थी कि भैया फोटोन क्या होता है, फोटोन वेव की तरह भी बिहेव करता है, फोटोन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और फोटोन की एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी की बात करूं तो फोटोन की एनर्जी है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसे लिख सकते हो, या h इंटू फ्रीक्वेंसी n, या न्यू फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो फोटोन एनर्जी का एक बंडल है और उसकी एनर्जी hc बाय लैम्डा या h न्यू है। लैम्डा फोटोन की वेवलेंथ है और न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। इस अंडरस्टैंडिंग में आइंस्टीन ने अपनी एक बात और जोड़ दी। आइंस्टीन ने कहा कि फोटोन मासलेस चार्जलेस पार्टिकल है, फोटोन के पास मास नहीं है, ठीक है जी, पर वो जो मास नहीं है वो है रेस्ट मास। दैट मींस आइंस्टीन ने कहा कि 2 तरह के मास होते हैं, एक रेस्ट मास होता है और एक मूविंग मास होता है। तो आइंस्टीन भाई साहब ने मास को 2 कैटेगरी में बांट दिया, रेस्ट मास और मूविंग मास, रेस्ट मास और मूविंग मास, है ना। जैसे हमारा जो मास है वो रेस्ट मास है, और दूसरा जो मास है, जब कोई स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलता है तो उसके पास काइंड ऑफ एक मास जैसी चीज आ जाती है जिसको उसने मूविंग मास का नाम दिया और एक्सप्रेशन दिया कि उस मास की वजह से जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय E=mc²। हेंस अगर ये फोटोन वैक्यूम में चल रहा है और अगर इसका मूविंग मास m है तो इसकी एनर्जी mc² के बराबर भी हो जानी चाहिए, इसकी एनर्जी mc² के बराबर भी हो जानी चाहिए। अब हम hc/λ=mc² इक्वेशन को देखें और उधर भी स्पीड ऑफ लाइट उधर भी स्पीड ऑफ लाइट काट दें तो फोटोन के पास मोमेंटम ऑफ फोटोन
मोमेंटम 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 ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, जिसको इधर से देखें तो m इंटू सी जैसा देख सकते हैं, m इंटू सी जैसा देख सकते हैं, और इधर से देखें तो h बाय लेमडा जैसा देख सकते हैं। ये कहानी आइंस्टीन ने बताई और आइंस्टीन ने कहा कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है और ये मोमेंटम h बाय लेमडा जैसा है। इस मोमेंटम में अगर चेंज आए तो फिर फोटोन फोर्स भी एग्जर्ट कर सकता है, जो कि फोटोन थ्योरी में ये सब चीजें रहती हैं। ये सब बातें आइंस्टीन ने कही। ठीक है जी, बढ़िया है, समझ में आ गई बात। आइंस्टीन ने इस एक्सप्लेनेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझा दिया, वो मैं भी समझाऊंगा क्या किया। एक क्वेश्चन रह गया कि एक सवाल रह गया है कि वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की तरह, इट्स लाइक वेव की तरह और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो क्यों कर रही है ऐसा, और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही ऐसा क्यों कर रही है। इसका जवाब दिया डी ब्रॉगली ने। एक नया कंसेप्ट डी ब्रॉगली ने उतारा और जो बात कही वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इनफैक्ट आइंस्टीन की बात से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। डी ब्रॉगली ने कहा कि ऐसा केवल लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ ही नहीं है, ऐसा किसी भी चीज के साथ है। दैट मीन्स कोई भी चीज इस दुनिया में है उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। दैट मीन्स जो ड्यूअल नेचर है ये अपवाद नहीं है। ड्यूअल नेचर ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, सभी के लिए ड्यूअल नेचर का प्रिंसिपल काम करता है। दैट मीन्स अगर सड़क पर एक ट्रक जा रहा है, निश्चित रूप से वो पार्टिकल जैसा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ mv² से, पर उस ट्रक के पास एक वेवलेंथ भी है। उस वेवलेंथ को, दैट मीन्स मैटर जब मूव करेगा, मैटर जब मूव करेगा तो उस मूविंग मैटर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ पैदा होगी उसको डी ब्रॉगली ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दिया, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दिया। और एक फॉर्मूला दिया कि अगर कोई मैटर पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम है p, कोई मैटर पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम है p, जो उसका मास इनटू वेलोसिटी होगा। यहां मास रेस्ट मास है। जब हम मैटर पार्टिकल की बात करेंगे तो मास कौन सा है, रेस्ट मास है। तो ऐसा कोई मैटर पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड से चल रहा है, जैसे ट्रक, जैसे एरोप्लेन वगैरह वगैरह, और अगर उनका रेस्ट मास m है ना अगर उनका रेस्ट मास m है तो उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी लैम्डा dB, दैट वुड बी गिवन बाय h डिवाइडेड बाय उनका अपना मोमेंटम p। ये बड़ी क्रांतिकारी बात थी जो डी ब्रॉगली ने करी। डी ब्रॉगली से सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये वेवलेंथ जो आपने निकाल दी है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये किस वेव की वेवलेंथ है? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या ये मैकेनिकल वेव है, क्या ये नॉन मैकेनिकल वेव है, क्या ये साउंड वेव जैसी है, क्या ये स्ट्रिंग वेव जैसी है, क्या ये वाटर वेव जैसी है, या क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव्स होती हैं जिनमें फोटोन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर्स होते हैं, उनके जैसी ये क्या है? तो उसका उसने जवाब दिया कि ये एक नई तरह की वेव है जिसको उसने नाम दिया मैटर वेव्स, और यहां से मैटर वेव का कंसेप्ट आया। डी ब्रॉगली ने कहा कि एक नई तरह की कहानी है जिसका नाम है मैटर वेव्स। ये प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना जानना आपके लिए जरूरी है कि ये जितनी भी वेव्स अब तक आपने पढ़ी हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, उस तरह की वेव नहीं है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी वेव, इतने से काम चलेगा। और उस प्रोबेबिलिटी वेव को मैटर वेव का नाम दिया गया, और उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो दैट इज गिवन बाय लैम्डा dB इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। शुरू में ऐसा लगा कि डी ब्रॉगली फालतू बातें कर रहा है, कोई अर्थ नहीं है इन बातों का, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, बॉल है, वो वेव की तरह थोड़ी बिहेव करेगी। पर डेविसर और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके YDAC का जो सेटअप है, इंटरफेरेंस का जो सेटअप है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके इंटरफेरेंस करा दिया, पैटर्न आया, और उस पैटर्न से जब वेवलेंथ मेजर की गई, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे YDAC में तो हम लाइट डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक या मल्टीक्रोमेटिक, है ना। डेविसर और जर्मर, जो अब सिलेबस में नहीं है एक्सपेरिमेंट ये, पर ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। डेविसर और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रैक्टिकली ये प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉगली जो कह रहा है, भले ही समझ में ना आता हो पर सच है। भले ही समझ में ना आता हो कि डी ब्रॉगली क्या कह रहा है, समझ में तो हमें E इक्वल टू mc² भी नहीं आता है, समझ में तो हमें ये भी नहीं आता है कि कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है ना, क्योंकि हर चीज समझी नहीं जा सकती है। इस वजह से ही इस पूरे एरिया का नाम मॉडर्न फिजिक्स है। मैं क्लास में बताता हूं बच्चों को कि नाम मॉडर्न फिजिक्स क्यों है। ये नाम मॉडर्न फिजिक्स इसलिए है क्योंकि जिस एनालिटिकल एबिलिटी से हम बाकी फिजिक्स के एरियाज को देखते हैं, मैकेनिक्स को देखते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिज्म को देखते हैं, है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता है ना, मॉडर्न फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यहां चीजें हैं, दैट मीन्स यहां प्रैक्टिकल चीजें हैं और उनको सपोर्ट करने वाली थ्योरी डेवलप की गई है।
हेंस सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब डेविस और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन्स के एक्सपेरिमेंट करके लिए उनके लिए मेजर करी तो एग्जैक्टली H/P मैच करता हुआ दिखाई दिया। डी ब्रॉगली को बुलाना पड़ा कि भाई साहब आ जाओ, नोबेल प्राइज ले जाओ, बात तो तुम सही कह रहे थे। ठीक, यहां से मैटर वेव्स की शुरुआत हुई, मैटर वेव्स की शुरुआत हुई, और मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाएगा हमेशा हमेशा, प्लीज रिमेंबर, ये वाला वेवलेंथ जो फोटोन का है और ये वाला वेवलेंथ जो मैटर का है ना, इनको हमेशा दिमाग में हमें डिस्टिंग्विश करना और अलग अलग समझना है। फोटोन की वेवलेंथ को हम सिंपल वेवलेंथ बोलते हैं, पर मैटर वेव्स की वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। मैटर वेव्स की वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत ज्यादा कॉमन कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को मैं यहां एड्रेस कर रहा हूं। बहुत ज्यादा कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर मैं बात करूं एक फोटोन की, फोटोन, और अगर मैं बात करूं एक प्रोटॉन की, तो फोटोन और प्रोटॉन में क्या अंतर है? फोटोन और प्रोटॉन में अंतर है कि प्रोटॉन एक पार्टिकल है जिसके पास रेस्ट मास है, जबकि फोटोन एक मासलेस चार्जलेस पार्टिकल है ना। तो फोटोन के पास कोई मास नहीं है, मास भी नहीं है इसके पास, बेचारे के पास मास भी नहीं है इस गरीब के पास, और चार्ज भी नहीं है इस गरीब के पास, फोटोन के पास। जबकि प्रोटॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है ना। तो ये कंफ्यूजन जो दोनों लोगों के बीच में है, इसको मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं और क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि भैया प्रोटॉन और फोटोन, प्रोटॉन मतलब एक पार्टिकल जिसके पास मास है ना। फोटोन की जगह इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, न्यूट्रॉन भी हो सकता था, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता था, ड्यूट्रॉन भी हो सकता था, कोई भी जिसके पास मास है, रेस्ट मास है, और फोटोन जिसके पास रेस्ट मास नहीं है। तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है पहले उसको समझना। इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की ही वेवलेंथ को डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। अगर हम फोटोन की वेवलेंथ निकालना चाहें तो मोमेंटम ऑफ फोटोन को अगर हम P बोल दें, है ना, और इसी एक्सप्रेशन से अगर हम फोटोन की वेवलेंथ निकालना चाहें तो क्या फोटोन की वेवलेंथ हम H/P से निकाल सकते हैं क्या? क्यों नहीं निकाल सकते? अगर किसी फोटोन का मोमेंटम P है तो उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी क्या वो H/P से मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हेंस वेवलेंथ, फोटोन के लिए वेवलेंथ निकालेंगे तो वो भी H/P होगा, और प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ निकालेंगे तो पहली बात तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कही जाएगी, पर फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा। ये सिमिलैरिटी है, बहुत अच्छे से समझ लेना, ये सिमिलैरिटी है। दैट मीन्स वेवलेंथ निकालने का तरीका H/P दोनों में सेम है। तो फिर डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी है एनर्जी लिखने का तरीका। डिसिमिलैरिटी है कि जब तुम फोटोन के लिए एनर्जी लिखोगे, फोटोन की एनर्जी लिखोगे, तो फोटोन की एनर्जी लिखी जाएगी hc/λ, hc/λ, ये फोटोन की एनर्जी है। और जब तुम प्रोटॉन, दैट मींस किसी पार्टिकल जिसके पास रेस्ट मास है, की एनर्जी लिखोगे तो उस पार्टिकल के पास एनर्जी प्राइमरीली काइनेटिक एनर्जी होगी। हेंस प्रोटॉन की जब तुम एनर्जी लिखोगे E, तो hc/λ फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाफ mv² लगेगा। और ये भाई साहब वो गलती है जो लगभग हर बच्चा करता है, हर बच्चा ये गलती करता है। एग्जाम में भी जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि आप क्योंकि क्वेश्चन ये करवाएगा कि पहले तो प्रोटॉन की वेवलेंथ निकलवाएगा, फिर प्रोटॉन की एनर्जी निकलवाएगा। आप खुश हो जाएंगे, वेवलेंथ निकाल दी, अच्छा वेवलेंथ तो आ गई, एनर्जी hc/λ, खट से एनर्जी निकाल देते हैं। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की बात थी। हाँ, फोटोन की कहानी होती तो ऑब्वियसली वेवलेंथ निकालकर हम hc/λ से एनर्जी निकाल सकते थे, पर प्रोटॉन के लिए एनर्जी हाफ mv² से निकाली जाती है। तो भैया ये अलार्मिंग सिग्नल है, ये डिफरेंस पकड़ लीजिए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको अच्छे से पकड़ लीजिए, और ये डिफरेंस आप भूल ना जाए। इसीलिए हमेशा मैटर वेव्स की वेवलेंथ को लैम्डा डीबी सिंबल से डिनोट करेंगे, लैम्डा डीबी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हमें काफी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, अच्छा जी, अब इसी एक्सप्रेशन को, जो लैम्डा डीबी का एक्सप्रेशन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, जो भी मोमेंटम के टर्म्स में है, मैं इसको एक और फॉर्मेट में बदल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है, हाफ mv², हम इसको एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर हम मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, पार्टिकल के मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हम सब जानते हैं अच्छे से, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या p²/2m भी लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? p²/2m। हेंस मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर हम लिखें तो मोमेंटम वुड बी इक्वल टू कितना? √2m/ke। मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो क्या मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m/ke? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
सही बात है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल है, उसके पास इतनी एनर्जी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दीजिए, तो क्या फिर आपको तब ये मोमेंटम का ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, कहाँ, यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर, है ना भाई। हेंस अगर हम मोमेंटम का ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि भाई साहब लेमडा डी बी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m के ई, 2m के ई, के ई को ई भी लिख सकते हो आप, ई मतलब एनर्जी, यहाँ ई लिखा हुआ है, यहाँ ई लिखा हुआ है तो ई भी लिख सकते हैं, तो कई किताबों में ई लिखा होगा। बस ये दो एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गए तो खेल खत्म है मैटर वेव्स में, और कुछ भी पढ़ने समझने को नहीं है, बहुत आसान है। केवल पार्टिकल, दैट मीन्स एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास रेस्ट मास है, और फोटोन जो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास रेस्ट मास नहीं है। मैं क्लैरिटी से डिफरेंस अगर आपको समझ में आता हो तो फिर आगे करने को कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, एक छोटी सी चीज और मैं इनपुट दूंगा और उसके साथ ये थ्योरी खत्म हो जाएगी, 2-4-5 एग्जाम्पल हम देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, दूसरी जो बात है वो ये है कि अब अगर मैं ऐसे पार्टिकल्स की बात करूं जिनके पास चार्ज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तो पहले तो ये चारों पार्टिकल आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए कि ये होते क्या हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या कहानियां हैं इनकी, वो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। तो मैं समझा दे रहा हूं। तो भैया प्रोटॉन का मास और चार्ज मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोटॉन के मास को अगर m बोले तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +e। प्रोटॉन के मास को अगर मैं m बोलूं तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +e। समझ में आता है बात, सबको पता है। ठीक, अच्छा जी, अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूं, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन का सिंबल p है ना, ड्यूट्रॉन की बात करूं, ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन क्या चीज है, ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन एलिमेंट का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन में तो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है हाइड्रोजन एटम में, सही बात है। तो प्रोटॉन को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी कह लेते हैं। प्रोटॉन इज सेम एज हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, या सिंगली आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो दैट इज प्रोटॉन। समझ में आती है बात अपने को। ऐसे ही ड्यूट्रॉन में अगर हम ड्यूटेरियम एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हटा दें या ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की बात करें तो दैट इज ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक, वैसे तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, पर जब तक हम न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं जाते हैं, जब तक हम अंदर में नहीं घुसते हैं न्यूक्लियस के, तब तक हम दोनों के मास को सेम लेकर चलते हैं। हेंस ड्यूट्रॉन जो है इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। ऐसा समझ लीजिए कि एक गुच्छा है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास m मान लिया मैंने, तो इसके पास मास कितना हो गया 2m और चार्ज कितना हो गया +e। मास हो गया भाई साहब 2m और चार्ज हो गया +e। ठीक, फिर है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को बाहर निकाल देते हैं, तो अब जो बचेगा वो अल्फा पार्टिकल है ना। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या है भाई साहब, उसके अंदर है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ गुच्छा, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल इज अ कलेक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। हेंस अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा 4m और चार्ज कितना हो जाएगा +2e। चार्ज कितना हो जाएगा +2e। समझ में आनी चाहिए बात। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन हम सब अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से काफी ज्यादा कम है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से काफी ज्यादा कम है। मास ऑफ प्रोटॉन यहां लिख दे रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली 1837 टाइम्स ऑफ, या 1870 है शायद, 1870 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करीब 2000 गुना रफली हम दिमाग में ऐसा रख सकते हैं, कोई एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं पूछता आपसे। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के करीब 2000 मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। हेंस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। तो कभी भी अगर मास कैलकुलेशन करनी, जैसे फॉर एग्जांपल एटम का मास निकालना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन का मास काउंट ही नहीं करते हैं। तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री में, अगर हमें एटम का मास निकालना होता है तो एटम का मास बेसिकली उसके न्यूक्लियस का मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को काउंट ही नहीं करते हैं। क्या ही काउंट करोगे,
क्या ही काउंट करोगे इसको? 1 करोड़ रुपए में अगर 1 रुपया जोड़ दोगे तो 1 करोड़ ही रहेगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा ऐसा। हेंस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है, उसको ME से डिनोट कर रहा हूं मैं, जो बहुत ही ज्यादा कम है। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? -E। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? -E। ठीक। अच्छा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एक सौतेला भाई भी है, एंटी पार्टिकल, जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। नाम जरूर सुना होगा आपने, पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कभी कभी इसका भी जिक्र होता है। तो पॉजिट्रॉन जो है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो उसका मास तो इलेक्ट्रॉन के मास जैसा ही है, पर चार्ज +E है। मास तो इलेक्ट्रॉन के मास जैसा ही है, ME, और चार्ज कितना है? +E। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के चार्ज तो सेम है, पर दोनों के मासेस सेम नहीं है। हेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है ना? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है। तो ये सब एटॉमिक दुनिया के पार्टिकल्स हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, है ना? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन रह गया इसमें, न्यूट्रॉन को भी लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन छूट गया बेचारा गरीब, न्यूट्रॉन, क्योंकि उस बेचारे पे चार्ज नहीं है ना, इसलिए। तो न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज है M, सॉरी मास है M, और चार्ज है 0। तो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल हैं पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, जो घुमा फिराकर दाएं बाएं से आपके सामने आते रहेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का, है ना? ये सब घूम फिर के आपके सामने आते रहेंगे। तो एक बार क्लैरिटी से इनको देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक। इन सभी लोगों में से न्यूट्रॉन को छोड़ दें, अगर न्यूट्रॉन को छोड़ दें तो सभी लोगों के पास चार्ज है। और अगर किसी के पास चार्ज है तो क्या उसको एनर्जी देने का एक सुगम और आसान तरीका यह हो सकता है कि उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में चला दिया जाए, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस रीजन में चला दिया जाए। अगर किसी के पास चार्ज है तो क्या उसको एनर्जी बहुत आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में चला देने से दी जा सकती है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम एक बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर डेल्टा वी रीजन में किसी क्यू चार्ज को चला दिया जाए तो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो क्यू डेल्टा वी होती है। क्यू उस पार्टिकल का चार्ज है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई? तो क्या आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी क्यू चार्ज के पार्टिकल को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस रीजन में चला दिया जाए तो जो एनर्जी एक्सचेंज होगी दैट इज क्यू डेल्टा वी। इसको मैं एक्सचेंज क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टिकल एनर्जी गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। वो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हो, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। यहां पर तो ऑब्वियसली गेन की ही बात होगी। हेंस अगर मान लेते हैं मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है अल्फा पार्टिकल की या प्रोटॉन की या ऐसे किसी चार्ज पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, और क्वेश्चन कहता है कि 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में अल्फा पार्टिकल को चला दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दो। तो क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बताने के लिए क्या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? लैम्डा डीबी इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m/ke, और ke की जगह पर क्या रख देंगे? क्यू डेल्टा वी। के की जगह पर क्या रख देंगे? क्यू डेल्टा वी। समझ में आनी चाहिए बात? के की जगह पर क्या रख देंगे? क्यू डेल्टा वी। और फिर वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो जैसे मैंने अपने मुंह से अल्फा पार्टिकल बोला, क्या उसका मास और चार्ज तो फिक्स हो गया, है ना? अब अगर मैं डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स को डिफरेंट पोटेंशियल रीजन में चलाऊं और आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह वगैरह पूछूं, तो क्या आप जान रहे हैं कि डेल्टा वी को छोड़ के बाकी सब लोग तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे? डेल्टा वी को छोड़ के बाकी सब लोग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। सही बात है ना? तो अगर हम एक काम करें कि हम अल्फा पार्टिकल के लिए बाकी सारी वैल्यूज डाल के कैलकुलेशंस करके अल्फा पार्टिकल के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लें, प्रोटॉन के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लें, ड्यूट्रॉन के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लें, और अब अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में कहता है कि भाई 100 वोल्ट रीजन में कितना चला, तो क्या ये बहुत आसान हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर अ गिवन पार्टिकल ये सारी चीजें कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी एंड लैम्डा डीबी will be equal to that constant divided by under root of delta v या v। पॉइंट इज कि इस कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी, अल्फा पार्टिकल के लिए अलग होगी, है ना? सही बात है ना भाई? ड्यूट्रॉन के लिए अलग होगी, प्रोटॉन के लिए अलग होगी। क्यों? क्योंकि इनके मासेस और चार्जेस अलग अलग हैं। तो हम अगर ठंडे दिमाग से एक बार ये सारी कैलकुलेशंस कर लें, जो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, और मैं अब आपको उन कैलकुलेशंस से जो वैल्यूज हैं वो देने वाला हूं, और ये भाई साहब रामबाण है, कमाल की चीज है।
अगर आपने इन वैल्यूज को याद कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, ओरल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन कर लूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन कर लूं और इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहां लिखूंगा मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन करके उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालूं या लिखूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। अब जरा समझना कितना आसान हो जाएगा अगर तुम्हें यह पता हो तो। मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 100 वोल्ट रीजन में चलाया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। ओरल हो गया तुम्हारे लिए, वी को 100 रखा, नीचे में 10 आ गया, 1.227 एंगस्ट्रॉम आंसर है। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि आप प्लैंक कांस्टेंट रखें, इलेक्ट्रॉन का मास रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखें, सारी कैलकुलेशन एग्जाम में करें तो हो गया क्वेश्चन, है ना। अगर ये सारी कैलकुलेशन आप एग्जाम में करें तो हो गया क्वेश्चन, फिर तो हो गया भाई कहानी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए 0.286 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, है ना भाई, 0.286 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही अगर मैं ड्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करूं तो ड्यूट्रॉन के लिए है 0.202 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। सब एंगस्ट्रॉम में ही चल रहा है, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए करूं तो अल्फा पार्टिकल के लिए है 0.101 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। ये सब इन लोगों के लिए है। न्यूट्रॉन जो है, चूंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं चला सकते अपन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चार्ज नहीं है उसके पास, तो हम उसको केवल थर्मल एनर्जी से एजिटेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो वो है 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ न्यूट्रॉन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगस्ट्रॉम। ये जो मैंने टैली बनाई है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो ओरल खत्म किया जा सकता है, ओरल निपटाया जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है भाई। इसके साथ ही अब हमारी ये वाली थ्योरी खत्म होती है। आइए अपन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो भाई आ जाओ। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 2023 का ताजा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, वही सब लोगों की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन आर गिवन बाय 4k 2k and k respectively, then the de Broglie wavelength associated with electron lambda e alpha particle and this are as follows, ठीक है जी। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m ke को e लिख रहे हैं, है ना, ke को e लिख रहे हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी दी है वो 4k दी है, पर मास तो बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा हो जाने से m का टर्म कम बनेगा, हेंस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा बनेगा, लैम्डा e सबसे ज्यादा होगा। तो चॉइस है हमारी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच, है ना। तो अल्फा पार्टिकल का मास है 4m और एनर्जी है 2k, तो 8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा यहां पर। और जब मैं प्रोटॉन के लिए लिखूंगा तो प्रोटॉन का मास है m और काइनेटिक एनर्जी है उसकी k, तो सिंगल टर्म आएगा। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल में डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा। तो अल्फा पार्टिकल में डिनोमिनेटर चूंकि बड़ा बन रहा है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद प्रोटॉन का, और फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे छोटा रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, है लैम्डा ई, फिर लैम्डा पी, फिर लैम्डा अल्फा। तो ये लैम्डा ई और ये लैम्डा अल्फा है, तो फिर सी आंसर बैठ जाएगा, ठीक है जी। ये कहानी बनने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम होएगा, है ना। लैम्डा बराबर h/p है, तो रेशियो ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, 1:1। 2023 देख रहे हो किस तरह के मजाकी क्वेश्चन आ रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज लैम्डा 1। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 600 केल्विन देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ वुड बी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि गैस की किसी भी स्पीड की बात करें, VRMS की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, रूट टी का टर्म आता है। तो स्पीड ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी।
है ना। और मोमेंटम जब अपन लिखेंगे तो मोमेंटम होगा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, और जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन p, तो h अपॉन mv ऐसा हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ t। बिल्कुल, पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन, बाद में हो गया 600 केल्विन, दैट मींस डबल हो गया, डबल हो गया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले अगर लेमडा 1 थी तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेमडा 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, एज सिंपल एज दैट, लेमडा 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके भाई, तो लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m e, तो एनर्जी तो सेम कर दिया आपने। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो 1 बाय रूट m के प्रोपोर्शनल चलेगा इस क्वेश्चन में, दैट मींस दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ m। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा p बाय लेमडा e विल बी इक्वल टू, तो प्रोटॉन तो मास इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर जाएगा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर और मास ऑफ प्रोटॉन नीचे। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कितने गुना है, 1849 टाइम्स है। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के 1849 टाइम्स है, हेंस दिस वुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1849 है ना भाई, ऐसा हो गया, ऐसी कहानी बन गई। और अब इसका ऑप्शंस अगर हम देखें तो 62, 43, 43 और 30 ऐसा रह रहा है। 43 का स्क्वायर कर दें अगर, तो 43 इंटू 43 कितना हो गया, 43 और 43, 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 6 आ गया 1849, हेंस 1 बाय 43 बनेगा। वैसे भी 9 दिख रहा है मुझे आखिरी में, 9 दिख रहा है मुझे आखिरी में, है ना। तो 1:43 आंसर बन जाएगा। समझ गए, बहुत ज्यादा आसान चल रहा है, बहुत ही आसान। और देखो कितने सारे क्वेश्चन है जो केवल 2023 के सभी शिफ्टों में मिलाकर पूछे गए हैं। दैट मींस आपको हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो डी ब्रॉगली पर शर्तिया मिल रहा है। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। प्रोटॉन जिसका मास है m और जिसका चार्ज है e, और अल्फा पार्टिकल जिसका मास है 4m और चार्ज है 2e, है ना। तो बता दीजिए रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज हो रहा है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जिसको q डेल्टा v हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो मास, चार्ज और वोल्टेज सब तीनों के अलग अलग है। प्रोटॉन के लिए मास है m, चार्ज है e और वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो मास है m, चार्ज है e और वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिनोमिनेटर में दिखा। अल्फा पार्टिकल का मास है 4m, चार्ज है 2e और वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 का टर्म आया, है ना, करेक्ट है। ऐसा 2 वाला टर्म जब मैं रेशियो निकालूंगा तो रूट 2 वाला टर्म कट जाएगा, केवल 4 इंटू 4 रूट के अंदर बचेगा, है ना भाई। ऐसा हो जाने से आपको सीधे सीधे 4:1 का आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार रेशियो चेक कर लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो लेमडा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लेमडा अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन वाली चीज नीचे आएगी, सो दिस इज इक्वल टू, प्रोटॉन वाली चीज नीचे आएगी √2 और अल्फा पार्टिकल वाली चीज 4 इंटू 4 इंटू 2 ये ऊपर जाएगी, बाकी सब कट जाएंगे। तो आंसर कितना, 4:1, है ना। आंसर कितना, 4:1. De Broglie wavelength of an electron having kinetic energy E is lambda. If the kinetic energy of the electron becomes E by 4, then De Broglie wavelength would be equal to, तो क्या lambda dB is proportional to 1 by under root of kinetic energy. आपने एनर्जी को E by 4 कर दिया, है ना। तो E by 4 रूट के अंदर, तो 2 का टर्म ऊपर जाएगा, हेंस क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहले लेमडा थी तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 2 लेमडा हो जाएगी। पहले लेमडा थी तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 लेमडा हो जाएगी। फिर देखिए अभी 2023 ही नहीं खत्म हुआ है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, कर लेना। आगे बढ़ जाता हूं और देखते हैं। Ratio of de Broglie wavelength of an alpha particle and a proton accelerated from rest by the same potential is 1 by root m, then the value of m is, ठीक। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास कितना 4m, चार्ज कितना 2e, और प्रोटॉन मास कितना m, चार्ज कितना e, सेम पोटेंशियल, तो q डेल्टा v में डेल्टा v तो सेम है ना। हेंस मास और चार्ज का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में मास और चार्ज का प्रोडक्ट रहेगा, और रेशियो चाहिए उसको लेमडा अल्फा
डिवाइडेड बाय लेमडा प्रोटॉन, ये रेशो चाहिए, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो लेमडा अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो लोग होंगे उसमें टर्म आएगा 4 इंटू 2 8 का, जो कि यहां आएगा, और लेमडा प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग m इंटू ई का टर्म आएगा जो कि 1 आएगा। हेंस ये रेशो हो जाएगा 1/√8, तो आंसर आ जाएगा कितना 8। ये रेशो हो जाएगा 1/√8, तो आंसर हो जाएगा कितना 8। ठीक है, ऐसा है। एक और देखते हैं, चलो 2023 का वन मोर। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V1 हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा व्हेन पोटेंशियल is changed to V2, de Broglie wavelength increases by 50%, तो 1.5 टाइम्स हो गई है ना। देन द वैल्यू ऑफ V1 by V2 वुड बी, तो क्या हम यूज करें इस बात का कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√V? बोलो, बाकी सब चीजें तो सेम है, तो जब V1 है तो लैम्डा है, और जब V2 है तो लैम्डा 1.5 लैम्डा है। हेंस लैम्डा डिवाइडेड बाय 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब लैम्डा था तो V1 था और V2 हो गया बाद में, ये रेशो बनेगा, है ना। तो V1 by V2 का रेशो चाहिए, तो V1 by V2 का रेशो, ये V1 by V2 का अंडर रूट 3/2 है, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9/4 हमें ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, 9/4। तो क्या बहुत ही ज्यादा सरल और सिंपल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है ये। अगर आप फिर भी छोड़ दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी है। इतना ही इजी हमारा अगला टॉपिक भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहां छोड़ दूंगा होमवर्क में आपको करने के लिए। अब मैं आगे बढ़ जा रहा हूं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ चल रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब हम देखने वाले हैं, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है जी, तो आइए जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें और समझने की कोशिश करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ऑब्वियसली उसमें तो हम जाएंगे ही, उससे पहले थोड़ा बहुत फोटोन वोटोन की बातें भी करनी पड़ती हैं, कभी कभी उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ऐसा समझना कि अगर कोई सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक समझते हो, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ पैदा कर रहा है, और अगर पावर है P है पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर है ना। तो इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो फोटॉन्स निकल रहे होंगे उसमें कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं, कितने फोटोन पर यूनिट टाइम निकल रहे होंगे, उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि भाई साहब अगर n फोटोन पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी है hc by लैम्डा, तो क्या पावर P वुड बी इक्वल टू n इंटू hc by लैम्डा, है ना। अगर n फोटोन पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी hc by लैम्डा है, तो जो पावर है उसका क्या रिलेशनशिप आने वाला है, पावर का रिलेशनशिप आएगा P इज इक्वल टू n इंटू hc by लैम्डा, तो पावर P इज इक्वल टू n इंटू hc by लैम्डा। ठीक है, समझ में आनी चाहिए एक बात, ठीक, पावर P इज इक्वल टू n इंटू hc by लैम्डा समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि कोई बीम ऑफ फोटोन है जिसकी इंटेंसिटी आई है, अब एक दूसरा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी आई, है ना। तो मान लेते हैं कि ये कोई दीवार जैसी चीज है और इस दीवार जैसी चीज पर एक बीम ऑफ फोटोन हिट करती है। ठीक है जी, तो ये एक बीम ऑफ फोटोन है, ये जो ऐसे आके हिट करती है इस दीवार पर ऐसे, और इस बीम ऑफ फोटोन की इंटेंसिटी जो है वो आई है। तो आई इंटेंसिटी की एक बीम है जो इस वॉल पर हिट करती है। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो वॉल है ये 100% रिफ्लेक्टिंग नेचर की है, ये जो वॉल है दिस इज 100% रिफ्लेक्टिंग, लेट अस इमेजिन 100% रिफ्लेक्टिंग। ठीक, अब इस बीम में अगर आप किसी एक फोटोन को इमेजिन करें, तो एक सिंगल फोटोन को अगर हम सोचें, जैसे कि ये कोई फोटोन सोचते हैं, तो ये फोटोन अपना मोमेंटम लेके जा रहा होगा ऐसे, है ना। अगर जो रेज आ रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो मोमेंटम कितना h by लैम्डा। अब एक फोटोन टकराता है और क्या होता है, बाउंस बैक करता है, तो h by लैम्डा मोमेंटम लेकर जाता है राइटवर्ड, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या दीवार से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ्टवर्ड जाता है। तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना हुआ, 2h by लैम्डा। हेंस एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज डेल्टा P अगर मैं लिखूं तो क्या वो 2h by लैम्डा है, 2h by लैम्डा है। एक फोटोन का जो मोमेंटम चेंज है दैट इज कितना, दैट इज 2h by लैम्डा, दैट इज 2h by लैम्डा। अगर मैं किसी तरह से ये बता सकूं कि इस बीम में कितने फोटोन पर यूनिट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, और वो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम को फोटोन के मोमेंट एक फोटोन के मोमेंटम चेंज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे F = dp/dt से फोर्स मिल जाएगा।
हेंस फोर्स बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। हेंस एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये बीम जब दीवार से टकराती है तो दीवार पर ये बीम एक फोर्स एक्सर्ट करेगी राइटवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो बता दीजिए, और इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया कर लें तो प्रेशर आएगा जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। वो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा वो भी बता दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा तो दो चीजें पूछी जा सकती हैं, दो चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बीम है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ ए, तो इस बीम का ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। मान लेते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। हेंस इस इंटेंसिटी को मैं एरिया ए से मल्टीप्लाई करूं, इंटेंसिटी को मैं एरिया ए से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे एक तरह से पावर मिल जाएगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, और उस पावर को n इंटू एच सी बाई लेमडा से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो n है ये n होंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फोटोन, रेट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, किस रेट से, किस पर यूनिट टाइम किस रेट से फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उस सरफेस पर, रेट ऑफ इंसिडेंट फोटोन n जो हम तलाश रहे थे। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको फोर्स निकालना है तो जो रेट ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, किस रेट से फोटोन आ रहे हैं, उसको अगर हम एक फोटोन के मोमेंटम चेंज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फोर्स आ जाएगा। n इंटू टू एच बाई लेमडा कर दें तो हमें फोर्स आ जाएगा, है ना। तो क्या n इंटू एच बाई लेमडा की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं, आई ए डिवाइडेड बाई सी वहां रख सकते हैं, आई ए डिवाइडेड बाई सी। हेंस एफ इज इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा इज आई ए डिवाइडेड बाई सी, और 2 पहले से ही था तो 2 आई ए डिवाइडेड बाय सी, ये तो हो गया फोर्स। और अब आपको अगर प्रेशर चाहिए तो उसी एरिया से उधर डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 2i बाई सी। हेंस रेडिएशन प्रेशर जिसको मैं कहूंगा उसका एक फॉर्मूला आ रहा है 2i डिवाइडेड बाई सी। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा है 2i डिवाइडेड बाई सी अगर सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग है तो, और अगर सरफेस 100% एब्जॉर्बिंग होती तो केवल इतना फर्क पड़ता, ये जो मोमेंटम चेंज लिखा था यहाँ 2 का टर्म नहीं आता, और अगर यहाँ 2 का टर्म नहीं आता तो लास्ट में भी नहीं आता। हेंस अगर 100% एब्जॉर्बिंग तो रेडिएशन प्रेशर i बाई सी, और अगर 100% रिफ्लेक्टिंग तो रेडिएशन प्रेशर 2i बाई सी। ये दो फॉर्मूले याद करने होंगे। कौन से दो फॉर्मूले याद करने होंगे? ये दो फॉर्मूले याद करने होंगे कि रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू है 2i बाई सी कब? 2i बाई सी कब? जब सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग है ना। और प्रेशर की वैल्यू है i बाई सी कब? जब सरफेस 100% एब्जॉर्बिंग है, पूछ लेता है वो कभी कभी रेडिएशन प्रेशर आपसे, तो फिर आप बता सकते हैं। ठीक, फोर्स पूछ सकता है, फोर्स बता सकते हैं। पावर और रेट ऑफ फोटोन पूछ सकता है, रेट ऑफ फोटोन बता सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाने से पहले ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ये फोटोन थ्योरी का हिस्सा है। तो मान ले रहे हैं कि अब आपको समझ में आ गई है बात। अब आ जाते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या क्या बातें देखनी है और समझनी है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली होता ही क्या है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फंडामेंटली क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी क्या है। ठीक है जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ही है, फोटो मतलब फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, किसी सरफेस पर फोटोन गिरे और उनके गिरने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट, है ना भाई। तो ये अगर कोई सरफेस है और इस सरफेस पर फोटॉन्स गिर रहे हैं बाहर से, इस सरफेस पर बाहर से फोटॉन्स आ रहे हैं, बीम गिर रही है कोई, है ना भाई, कोई बीम गिर रही है, ऐसे बीम गिर रही है, मान लेते हैं ऐसे मैंने कोई रेडिएशन इस पर इंसिडेंट करा दी हैं, रेडिएशन इस पर इंसिडेंट करा दी, ऐसे बीम गिर रही है, और इस बीम के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में। तो दिस फिनोमेना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। ऑब्वियसली जो मटेरियल है ये कंडक्टर होना चाहिए, ये मटेरियल क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, तभी तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कंडक्टर तो ऑब्वियसली होना चाहिए। यहां पर हम इसको बोलेंगे फोटो सेंसिटिव मटेरियल, है ना। तो हम उन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जो फोटो सेंसिटिव हैं। फोटो सेंसिटिव होने का मतलब है जिन पर फोटॉन्स गिराने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो जो कंडक्टर है उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी से बंधे हुए हैं। अगर उतनी एनर्जी इनकमिंग रेडिएशंस के फोटोन प्रोवाइड कर दें तो उन एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी बाइंडिंग, अपने बंधन से फ्री होकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हेंस आइंस्टीन ने एक इक्वेशन लिखी और वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से थी कि ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, तो एक फोटोन के पास एनर्जी होगी एच न्यू, और एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको यहां एक नया नाम दिया जा रहा है वर्क फंक्शन, जिसका सिंबल है फाई। तो ये जो मटेरियल होता है इसके लिए वर्क फंक्शन डिफाइन किया जाता है। वर्क फंक्शन, मटेरियल जो होता है उसके लिए वर्क फंक्शन डिफाइन किया जाता है और वर्क फंक्शन को कांस्टेंट ही माना जाता है। सिंबल है फाई, ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रहता है वर्क फंक्शन। हेंस मान लेते हैं कि किसी का वर्क, ऐसे ही हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि किसी का वर्क फंक्शन था 2 ईवी और मान लेते हैं कि हमने 3.5 ईवी एनर्जी के फोटोन वाली रेज गिराई, तो इलेक्ट्रॉन 3.5 ईवी के फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें से 2 ईवी एनर्जी तो खर्च कर देगा बाहर निकलने में क्योंकि वो तो बाइंडिंग एनर्जी थी उसकी, और बच गई जो 1.5 ईवी एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, वो प्रोबेबली उसकी काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। बस इतनी छोटी सी बात को लेके आइंस्टीन ने एक एनर्जी इक्वेशन लिखी जिसको हम आइंस्टीन्स एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, जिस पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था, जो आपको लगभग हर क्वेश्चन में लगानी भी पड़ेगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस में लगानी पड़ जाती है, आइंस्टीन्स एनर्जी इक्वेशन। ठीक, अच्छा जी, अब पॉइंट समझना, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो ऊपर वाली सरफेस से ही निकल रहे हो, क्योंकि फोटोन तो मटेरियल के अंदर भी घुस सकता है। हेंस ऐसा भी हो सकता है कि अंदर की चौथी पांचवी लेयर्स पर रे टकराई या फोटोन टकराया, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने से पहले अंदर में कोलाइड कर गया कई बार। ऐसा हो जाने से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी दिख रही है उससे कम भी हो सकती है। हेंस इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर एक शब्द लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दैट मींस अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन किसी से भी ना टकराए, फोटोन को एब्जॉर्ब करे, फोटोन को चबा जाए और सीधे बाहर आ जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो होगी Ke मैक्स, वो होगी Ke मैक्स। ठीक है, तो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एनर्जी इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अच्छा जी, अब एक शब्द है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट शुरू हो पाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को बिल्कुल मिनिमम सिचुएशन में देखो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को 0 हो गई है ऐसा सोचो तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। हेंस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपको समझनी है तो h इंटू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बनेगी, है ना। और ऐसे ही अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझनी है तो वही एनर्जी को लेमडा के टर्म्स में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बनेगी। इसका यह मतलब हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा बनेगी। और अगर वेवलेंथ वाइज बात करें तो जो रेडिएशन गिर रही है उसकी जो वेवलेंथ है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड। क्यों? क्योंकि लेमडा डिनोमिनेटर में, लेमडा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए और इनकमिंग रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर कूद के निकल आए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये थे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही, इन इलेक्ट्रॉन्स को इज्जत देने के लिए हम एक नया नाम देंगे इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मेटल से बाहर आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाए हैं, दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बड़ी समस्या है और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन आंखों से तो दिखता नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन के पास कोई रंग होता है, ना ही कोई खुशबू होती है। हेंस अगर मैं एक मेटल सरफेस ले लूं, मान लेते हैं, और मैं लाइट पर उसको एक्सपोज कर दूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा?
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो कोई आवाज थोड़ी आएगी, ना ही कोई स्मेल आएगी, ना ही कोई रंग आएगा। तो हमका कैसे पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? तो उसके लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने तैयार किया जिससे हमें पता चले कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको भी जरा सा देख लेते हैं, उसमें भी एक दो चीजें बहुत मजेदार है समझने की। एंड ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल सके। सोचो ना, अगर बाहर एटमॉस्फेयर है तो क्या एटमॉस्फेयर इन इलेक्ट्रॉन्स को दबाएगा? दबाएगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकले, तो सबसे पहली चीज तो वैक्यूम कर दो। जैसे कैथोड रे ट्यूब में वैक्यूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं, तो वैक्यूम कर दें तो आसानी से निकल आएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज तो यही करो कि भैया एक चैम्बर ले लो और उस चैम्बर में वैक्यूम कर दो। तो सबसे पहला काम तो आप यही करें कि एक चैम्बर इमेजिन करें और उस चैम्बर में सबसे पहले तो वैक्यूम क्रिएट कर दें। तो मान लेते हैं चैम्बर, इस चैम्बर में अपन ने वैक्यूम क्रिएट कर दी भाई साहब, बिल्कुल कर दी, है ना। और अब मान लेते हैं कि यहां वो फोटो सेंसिटिव मटीरियल है, ये वो फोटो सेंसिटिव मटीरियल है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, है ना भाई। ये फोटो सेंसिटिव मटीरियल है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक। और मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किट बनाया। क्यों बनाया अभी समझाऊंगा। मैंने एक सर्किट बनाया, ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, और ऐसे ही यहां भी मैंने एक और इलेक्ट्रोड इस तरफ भी बनाया। चलो उसको दूसरे रंग से बना लेते हैं। तो एक और इलेक्ट्रोड मैंने इस तरफ बनाया, ऐसा 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 और ऐसा सर्किट कंप्लीट किया। और अभी इनिशियली जो बैटरी में दिखा रहा हूं वो बैटरी कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। चलो एक ही दिखा देते हैं, तीसरी दिखाने की क्या जरूरत है, ठीक है जी। तो मैं जो बैटरी दिखा रहा हूं वो कुछ इस तरीके से मैं बैटरी दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसा, ठीक है। सर्किट हो गया पूरा, सर्किट हो गया पूरा ऐसा, ठीक। ये हो गया एक तरह का सर्किट। ऑब्वियसली एक ब्रोकन सर्किट है, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हेंस अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर हम इस पर बाहर से रेडिएशंस डाल दें, इस पर बाहर से ऐसे, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं रेडिएशंस गिरती हुई, तो इस पर बाहर से अगर हम फोटॉन्स इंसिडेंट कर दें और ये फोटोन हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करते हो, दैट मींस इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है और इनकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी है, ठीक है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ है लैम्डा वेवलेंथ जो है दैट इज लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड। तब की बात हो रही है। तो क्या होगा, इनके गिरते ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे 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 रैंडम डायरेक्शंस में निकलेंगे और भागेंगे। रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और भागेंगे, रैंडम डायरेक्शंस में निकलेंगे और भागेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भाग रहे होंगे। ये बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज है V। पहले तो इमेजिन करो कि अगर V 0 हो तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से चलकर वहां पहुंच जाएंगे और सर्किट में कुछ करंट चल पड़ेगा। इस करंट को बोलेंगे फोटो करंट। तो एक नया शब्द आ रहा है हमारी दुनिया में, फोटो करंट, जिसको स्मॉल आई का सिंबल दिया जाएगा, फोटो करंट। फोटो करंट, फोटो करंट में का मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट सर्किट में चलेगा दैट इज कॉल्ड एज फोटो करंट, दैट इज कॉल्ड एज फोटो करंट, है ना। हैंस सर्किट में करंट चल जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से सर्किट में एक काइंड ऑफ करंट चल जाएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, तो इलेक्ट्रॉन्स तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ही सही, ठीक है। दैट इज फोटो करंट। अब अगर ये बैटरी लगा दी तो इस बैटरी के लगा देने से इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रेड कलर से दिखा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। हैंस जब बैटरी नहीं लगाई थी तब जो करंट था और बैटरी लगा दी है अब जो करंट है, क्या बैटरी लगा देने के बाद करंट बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो अपने से नहीं पहुंच पा रहे थे अब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जरूर उस एनोड तक, इस इलेक्ट्रोड तक अब पहुंच जा रहे होंगे, है ना। जिसकी वजह से जैसे जैसे हम V को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम V को बढ़ाते जाएंगे I की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू बढ़ेगी, है ना।
पर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अब v के बढ़ाने पर फर्दर i में चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से पैदा हो रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे होंगे। तो दैट मींस जो फोटो करंट है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर v को बढ़ाने पर फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। आई नॉट सिंबल उसका होगा, आई नॉट, और वो सैचुरेशन करंट कहलाएगा। ये बातें, ये बातें जितनी मैंने कही हैं उन बातों को अगर मैं ग्राफ में दिखाना चाहूं, है ना, एक आई वर्सेस वी का ग्राफ खींचना चाहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत क्वेश्चन उस पर बनते हैं। तो एक आई वर्सेस वी का ग्राफ फटाफट से खींचें अगर हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। तो अगर हम एक आई वर्सेस वी का ग्राफ, एक आई वर्सेस वी का ग्राफ खींचें, एक आई वर्सेस वी का ग्राफ खींचें, तो इधर इधर तो हम प्लॉट कर रहे हैं फोटो करंट आई को, फोटो करंट आई को, और इधर प्लॉट कर रहे हैं बैटरी वोल्टेज वी को। तो अभी अभी मैंने आपसे जो कहा वो ये कहा कि अगर बैटरी वोल्टेज जीरो हो तो भी करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो अपने से भी पहुंचेंगे भाई। फिर आप जैसे जैसे बैटरी वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा, पर आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट फिर फर्दर नहीं बढ़ेगा, है ना भाई। हेंस ग्राफ का जो बिहेवियर है वो ग्राफ का बिहेवियर कुछ इस प्रकार से ऐसा करके किसी सैचुरेशन लेवल तक आ जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ का रफ बिहेवियर होगा। तो ग्राफ का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। सही है, करेक्ट है। और वो जो मैंने जो मैंने सैचुरेशन करंट शब्द का नाम लिया था, सैचुरेशन करंट शब्द बोला था, वो सैचुरेशन करंट इस ग्राफ पर काइंड ऑफ एसिम्पटोट जैसा होगा, ऐसा कुछ, है ना। ये है सैचुरेशन करंट आई नॉट, ये है सैचुरेशन करंट आई नॉट, जिसका नाम है, क्या नाम है? सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट में हमने ये मान लिया है कि जितने इलेक्ट्रॉन वहां से चले सारे के सारे पहुंच गए। हैं सैचुरेशन करंट की मदद से आप ये बता सकते हैं कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम चले, पैदा हुए, एमिट हुए, है ना। कैसे? ऐसे कि ये जो सैचुरेशन करंट है आई नॉट, ये जो सैचुरेशन करंट है आई नॉट इज इक्वल टू एन इंटू ई। अगर मैं लिखूं आई नॉट इज इक्वल टू एन इंटू ई लिखूं, तो एन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। एन जो इस इक्वेशन में होगा, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगी मेरी बात। इस इक्वेशन में जो एन होगा ये होगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अच्छा जी, फिर आ जाए इधर इस ग्राफ में। अब अगर हम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें और बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही थी वो भी रिवर्स हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगी, है ना। फिर भी कुछ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच ही जाएंगे, कुछ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच ही जाएंगे। हेंस रिवर्स पोलैरिटी में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो ऑब्वियसली करंट कम होता जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगी जिस पर एक करंट जीरो हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के समय हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मोस्ट काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से चलकर यहां तक पहुंचकर वापस आ रहा होगा। दैट मीन्स अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो उस इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसने वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस में चलने पर अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी खो दी। हेंस केई मैक्स को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, केई मैक्स को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस ग्राफ को अगर हम नेगेटिव वाली साइड में देखें, है ना भाई, तो ये ग्राफ कहीं यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा और ये कंप्लीट ग्राफ बनेगा। ऐसा स्मूथ है एकदम, स्मूथ ट्रांजिशन, ऐसा कंप्लीट ग्राफ जाएगा। ठीक है जी। ये जो पोजीशन है या ये जो चीज है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट लिख भी दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का संबंध किससे है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशनशिप किससे है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से है। दैट मींस केई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, केई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। क्या मेरी बात समझ गए?
है ना, के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई। फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन की मदद से अगर हम देखें तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन फाई, है ना। ये भी बहुत काम की इक्वेशन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन से ही सॉल्व होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना भाई, और फाई जो वर्क फंक्शन है और न्यू जो फ्रीक्वेंसी है। हम चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों चीजों को वेरी कराया जा सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींच सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींच सकते हैं। खिंचवाता है वो, इसलिए मैं बनाना चाहता हूं। तो अगर इस इक्वेशन को मैं ई वी नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई ऐसा देखता हूं, और अगर मैं ग्राफ खींचता हूं बिटवीन वी नॉट एंड ग्राफ खींचता हूं बिटवीन वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर मैं ग्राफ खींचता हूं बिटवीन वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी, तो यहां प्लॉट किया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और यहां प्लॉट किया मैंने फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली वाई जैसा हो गया, ये एक्स जैसा हो गया। ई को उधर ले जाएं तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में रखें, है ना। तो क्या इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी कि वाई वी नॉट इज इक्वल टू एच बाय ई न्यू माइनस फाई बाय ई। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगी विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप एंड अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप एंड अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, समथिंग लाइक दिस। तो ग्राफ अगर खींचोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। सही है, ऐसे छुटपुट क्वेश्चन बन सकते हैं महाराज। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो क्या आप समझ रहे हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है एच बाई ई। हेंस किसी भी मटेरियल के लिए आप ग्राफ खींचें वो सब पैरेलल ग्राफ आएंगे, क्योंकि सबका स्लोप सेम होगा, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। और यहां पर जहां इसने हिट किया है तो ये जो वैल्यू होगी, क्या ये होगी फाई बाय ई, पाई बाय ई। हेंस लोअर दी वर्क फंक्शन, ज्यादा नीचे ग्राफ जाएगा। कंपैरेटिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गई एक बात। अब अगर हम इसी में ऐसा कर दें कि अभी तो मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लिया, अब मैं उल्टा कर दूं। अब मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, मैं फ्रीक्वेंसी उधर ले लूं, क्योंकि ऐसा करता है वो, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्रीक्वेंसी इधर ले लूं और स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर ले लूं, ये भी कर सकता हूं मैं। तो पहले ही मुझे इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन फाई को उधर ले जा रहे हैं, तो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखें तो एच न्यू इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस फाई। और अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लाएं तो y की जगह फ्रीक्वेंसी न्यू है इज इक्वल टू ई बाय एच वी नॉट प्लस फाई बाय एच, ऐसा आएगा। अब कैसा ग्राफ बनेगा? अब ग्राफ बनेगा विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, है ना। पॉजिटिव स्लोप एंड अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, तो पॉजिटिव स्लोप एंड अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, समथिंग लाइक दिस। अब ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या यहां भी मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर यहां लाइन खींच दूं और इस एंगल को थीटा बोल दूं, बच्चे रट लेते हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी? टेन थीटा की वैल्यू होगी अब ई बाय एच, रटना नहीं है भाई कुछ भी, ई बाय एच। और ये जो पोजीशन होगी जो पहले फाई बाय ई थी, ये अब क्या हो जाएगी? फाई बाय एच। तो जितना वाई इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उतना वर्क फंक्शन मटेरियल का ज्यादा होगा। कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनते हैं इस पर बहुत ज्यादा, कंपेयर कराएंगे इधर से उधर, ये वो सब कंपेयर कराएंगे, बहुत आसान, दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, दोनों तरह के ग्राफ मैंने बना के दिखाए। फिर वापस आ जाते हैं यहीं पर। इस ग्राफ में जो सैचुरेशन करंट है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो सैचुरेशन करंट इनकमिंग जो रेडिएशन है, जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं, और पीछे जाए तो जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं, ये जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं, है ना, इन इनकमिंग रेडिएशंस की इंटेंसिटी को अगर मैं कैपिटल आई बोलता हूं, कैपिटल आई इज द इंटेंसिटी, तो कैपिटल आई जो इंटेंसिटी है दैट इज केटरिंग टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में जो इंटेंसिटी है, this intensity word is basically directly proportional to number of photons per unit time, number of photons per unit time।
ठीक है जी। और दूसरा है इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो इस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्वियसली दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी। हेंस अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए इंटेंसिटी को बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए इंटेंसिटी को बदलते हैं, तो फोटोन की एनर्जी तो नहीं बदलेगी पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बदल जाएंगे। बोलो, फोटोन की एनर्जी तो नहीं बदलेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बदल जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम बढ़ जाएंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। हेंस इंटेंसिटी का सीधा सीधा संबंध सैचुरेशन करंट से है, ये मैं समझा रहा हूं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस जो गिर रही हैं, रेडिएशन इंसिडेंट, चलो पूरा ही क्लियर कर देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई नॉट, जो कि क्या है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। हेंस अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इंटेंसिटी को डबल कर दोगे तो सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन का सीधा संबंध एनर्जी से है। इसकी एनर्जी से एनर्जी ऑफ फोटॉन से, और एनर्जी ऑफ फोटॉन का सीधा संबंध मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध स्टॉपिंग पोटेंशियल से है। हेंस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। Frequency is directly proportional to stopping potential. Hence, if you increase the frequency, stopping potential will increase. If you decrease the frequency, stopping potential will decrease. Hence, अगर मैं इसी में ऐसा कहूं आपसे कि भाई साहब ये जो येलो वाला ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ आई इंटेंसिटी और न्यू फ्रीक्वेंसी पर बनाया गया है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यही रहेगा, और इंटेंसिटी बढ़ा दी तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। हेंस मन में सोचो कि अब एक नया ग्राफ आएगा जो यहां से शुरू होगा और इसके ऊपर चला जाएगा। ऐसे मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि फिर वो घबड़ सपड़ हो जाएगी, पर आप समझ लीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए हायर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए लोअर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? नीचे नीचे रह जाएगा। इंटेंसिटी सेम रखते हुए हायर फ्रीक्वेंसी अगर कर दी तो इंटेंसिटी सेम रखी तो सैचुरेशन करंट तो सेम रहा, और फ्रीक्वेंसी हायर कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे हो गया, है ना। हेंस अगर हायर फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाए तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और इसी को एसिम्पटोट की तरह लेगा, और सेम इंटेंसिटी और लोअर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए तो ग्राफ यहां से कहीं से शुरू होगा और इसी को एसिम्पटोट की तरह लेगा। ऐसे करके कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो इजी, सो इजी, डैम इजी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खूब ज्यादा इजी चीज है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। नोबेल प्राइज आइंस्टीन को क्यों मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उस पर भी जरा 2 मिनट बात कर लें, बस फिर हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, थ्योरी फिनिश करके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। किस चीज को एक्सप्लेन किया? जब आइंस्टीन पिक्चर में उससे पहले 2-3 बातें थी जो परेशान कर रही थी, क्योंकि तब तक हम लाइट को वेव की तरह देख रहे थे। तो एक तो ये समस्या थी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा था। ये बात वेव नेचर, अगर लाइट का वेव नेचर है तो उसके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि अगर लाइट का वेव नेचर है तो वेव नेचर का मतलब है कि कंटिन्यूअस एनर्जी मिलेगी। हेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी, वो वेव की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस एनर्जी दे दे के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुगाड़ लेगी। हेंस टाइम का फैक्टर होना चाहिए था बस, कि भैया ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को ज्यादा समय लगेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने में और हायर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को कम समय लगेगा। कायदा तो ये कहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व किया गया। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तभी हो रहा है जब फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, और जब हो रहा है तो यूं हो रहा है टपाक से, कोई टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग है ही नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। फोटोन गिरा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, ऐसा फोटोन गिरा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। तो दैट मींस ये कोई कंटिन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्ब करके
होने वाला फेनोमेना नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे पानी उबालने रख दिया गैस पर, अब गैस जल रही है, धीरे 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 पानी गैस की एनर्जी एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो एक जंप की तरह हो रहा है, एक क्वांटम लीप की तरह हो रहा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये बात एक्सप्लेन नहीं हो रही थी जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करी। आइंस्टीन ने ये कहा कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, लाइट का जो फोटोन है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है, फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, पर केवल तभी देगा जब फोटोन के पास उतनी एनर्जी हो जो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करा सके, तभी होगा, नहीं तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं। हेंस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एग्जिस्टेंस आइंस्टीन ने जस्टिफाई किया। टाइम नहीं है, देयर इज नो टाइम लैग, इसको जस्टिफाई किया। दैट मींस पार्टिकल नेचर, जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, इस थ्योरी को एस्टैब्लिश किया आइंस्टीन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से दिया। वेव नेचर पहले ही कंफर्म हो चुका था क्योंकि थॉमस यंग ने वाईडीएसई का एक्सपेरिमेंट कर दिया था। तो एक बहुत मुश्किल स्थिति बन गई कि भैया लाइट चीज क्या है, वेव है कि पार्टिकल है। इस गुत्थी को भी आइंस्टीन नहीं सुलझाया और कहा, पहली बार ऐसी बात कही जो उससे पहले किसी ने नहीं कही थी, कि वो दोनों है। ड्यूअल नेचर जो शब्द है वो आइंस्टीन ने कॉइन आउट किया। चूंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इससे पहला ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लोग ये सोच रहे थे कि या तो ये है या तो ये है। आइंस्टीन ने कहा दोनों है, दोनों है, डिपेंड करता है तुम देखना क्या चाहते हो। अगर तुम पार्टिकल नेचर देखना चाहते हो तो लाइट पार्टिकल नेचर दिखाएगी, अगर तुम लाइट का वेव नेचर देखना चाहते हो तो लाइट वेव नेचर दिखाएगी। ये बात आइंस्टीन ने रखी, जिस वजह से आइंस्टीन को कहानियां नोबेल प्राइज मिला एंड ऑल। और एक नया डायरेक्शन, एक सोच का नया डायरेक्शन कि ऐसा भी हो सकता है, ये आइंस्टीन के कंट्रीब्यूशन से मिला, जिस वजह से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई, ऐसा है। तो इसके साथ ही खेल तमाशे खत्म हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी बातें हमने कर ली। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए जरा देखें क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो 2023 का ही गर्मा गर्म प्रश्न है, क्या चाहता है हमसे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the photo current is proportional to intensity of incident radiation, कोई शक नहीं है। maximum kinetic energy with which photo electrons are emitted depends upon the intensity of incident light, बिल्कुल गलत। maximum kinetic energy इंटेंसिटी पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल सही। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं। इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम होगी इंटेंसिटी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गलत बात है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली है ए और सी, जो कि हमारा आंसर है सी। देखो ग्राफ आ गया, किस किस के बीच, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ आ गया। तो वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ आ गया है ना भाई। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी एच न्यू माइनस ऑफ फाई इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये इक्वेशन थी, है ना। इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आए तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ पाई बाय ई, दिख भी रहा है। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। तो क्या पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा ग्राफ को। तो इसी लाइन को खींचना पड़ेगा नीचे भाई साहब, ऐसे ऐसे खींचना पड़ेगा, है ना। और ये जो वाई एक्सेस है, इस वाई एक्सेस को भी नीचे खींचना पड़ेगा और इसका वाई इंटरसेप्ट ढूंढना पड़ेगा, है ना। इसका वाई इंटरसेप्ट ढूंढना पड़ेगा। वाई इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए हम चाहें तो इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा सेम होगा, है ना, ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो उस वाले ग्राफ में कोई डेटा उठा लेते हैं। आइए जरा देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 कहाँ हो रहा है ना। ये जो 10 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू कहाँ आ रही है, तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो ये लगभग 2 के आसपास है, देखो, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू वहां से उठा लेते हैं, 2/5। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां भी, इधर भी 5 ही है, तो ये 2 के आसपास होना चाहिए। 2 के क्लोजेस्ट आंसर देख लेते हैं कौन सा है, 2.01 है। बस मजा आ गया, काम चल गया। क्योंकि ग्राफिकल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही सकता है, समझते हैं। 2023 का प्रश्न देख रहे हो, कितना आसान, बहुत ज्यादा आसान। ये एरिया ऐसे हैं जहां फुल मार्क्स हैं, आपके पास फुल मार्क्स हैं। अ मेटलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ रेडिएशन लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम वी नॉट बाय 4। तो 2 इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन है कि जब लैम्डा वेवलेंथ डाली तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि वी नॉट है, ई वी नॉट। ये बनी पहले केस की इक्वेशन।
सेकंड केस में कह रहा है कि आपने 2 लैम्डा वेवलेंथ की वेव्स डाली, तो एच सी डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो वही रहा प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, वी नॉट बाय 4 हो गया, ई वी नॉट बाय 4। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या चाहते हो भाई साहब, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटेलिक सरफेस वुड बी इक्वल टू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहते हो लैम्डा के टर्म्स में। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकलेगी, फाई जो वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड, ये होता है। तो भैया फाई तो बचाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं वी नॉट को उड़ाते हैं, वी नॉट को हटाते हैं, है ना, वी नॉट को हटा देते हैं। तो वी नॉट को हटाने के लिए हम इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं सेकंड -1 कर लेते हैं, तो ये तो कट जाएंगे, ये 5 माइनस 5/4, 1 माइनस 1/4 3/4, हेंस यहां आएगा 3/4 5 इज इक्वल टू, यहां देखो क्या आएगा, एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस एच सी बाय 4 लैम्डा, एच सी बाय 4 लैम्डा, तो यहां आएगा एच सी डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा। 5 की वो वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। एच सी में लग गई कट्टी बट्टी और 4 भी कट्टी बट्टी से उड़ गया, लैम्डा थ्रेशोल्ड 3 लैम्डा आ गया भाई साहब, लैम्डा थ्रेशोल्ड इज 3 लैम्डा। बात हो गई खत्म 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 खत्म, बात हो गई खत्म, खत्म हो गई। और देखो 2023, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर 2 मेटल सरफेस ए एंड बी हैविंग वर्क फंक्शन दिस एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, तो इसका वर्क फंक्शन है 9 EV। अच्छा, इसका वर्क फंक्शन है 9 EV, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफरेंस चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डिफरेंस चाहिए, तो फाई ए जो कि 9 EV है इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड फॉर ए, सही है। ऐसा एच सी का वैल्यू 1242 दिया हुआ है, तो यहां से लैम्डा थ्रेशोल्ड ए का लैम्डा थ्रेशोल्ड फॉर ए जब मैं निकालूंगा तो क्या वो हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाय 9, 1242 डिवाइडेड बाय 9। और ऐसा ही जब मैं दूसरे के लिए करूंगा तो वो हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाय 4.5, इन दोनों को माइनस करना है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड फॉर बी माइनस लैम्डा थ्रेशोल्ड फॉर ए अगर लिखें तो वो होगा 1242 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस 1242 डिवाइडेड बाय 9। क्या हम सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व कर लें, क्या आंसर हमारा नैनोमीटर्स में आएगा, है ना, नैनोमीटर्स में आंसर आएगा, समझ रहे हो, ऐसा है। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं आपके लिए, होमवर्क में आप अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ज्यादा आसान, बहुत बहुत इजी एरिया है दोनों ही, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अगर आप ये थोड़ा सा ढंग से सुन भी लेंगे और जो सपोर्टिव क्वेश्चंस हैं थोड़े से, ज्यादा भी नहीं करने हैं, टोटल दोनों टॉपिक पर मिलाकर अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी कर लोगे तो एग्जाम में तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा वो रिपीटेड होगा, तुमने पहले ही किया हुआ होगा, तो गलत होने का कोई चांस है ही नहीं, गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान एरिया है, बहुत सारे बच्चे मॉडर्न फिजिक्स से बेमतलब में डरते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा नंबर तो मॉडर्न फिजिक्स में ही आते हैं, और कम से कम 4 क्वेश्चन या हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आपको पेपर में, इससे 4 तो दिखेंगे शर्तिया। तो बहुत आसान एरिया है, छोड़ने का नहीं है, पकड़ के रखने का है और पूरी ताकत के साथ अच्छे तरीके से समझने का है, सिलेक्शन डायरी में नोट करने का है, सॉल्व कर लेने का है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए बहुत 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 धन्यवाद। इस लेक्चर को आपने देखा, समझा, उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा, काफी बेनिफिट मिला होगा। समय बहुत कम रह गया है, समय को बिल्कुल, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तरीके से चलना है, स्ट्रेटेजी से चलना है और फर्स्ट मेंस में ही फोड़ देना है। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।